हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक एक पोएम है जो कि आपके क्लास 9th की बी हाइव बुक से लिया गया है। इसका नाम है अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। इस पोएम में एक ओल्ड लेडी के बारे में बताया जाता है कि वो बहुत ही ग्रीडी रहती है और उसी टाइम सेंट पीटर भी रहा करते हैं। सेंट पीटर वन ऑफ द अपोस्टल्स ऑफ जीसस क्राइस्ट रहते हैं, मीन्स वन ऑफ द 12 डिसाइपल्स ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो वो पूरी दुनिया का भ्रमण करने के बाद, रिलीजियस लेक्चर्स देने के बाद इस वुमेन के कॉटेज के पास पहुंचते हैं और उससे कुछ खाने के लिए मांगते हैं। वो ओल्ड वुमेन केक बेक करती रहती है, तो वो थोड़ा सा आटा लेके इनके लिए भी केक बेक करती है। लेकिन क्या होता है कि जब वो केक बेक करती है तो हर बार उसे ऐसा लगता है कि ये केक जो है कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया है, तो वो रख देती है और 3 टाइम्स वो केक बेक करती है और ऑल द 3 टाइम्स वो सेंट पीटर को ना देके अपने स्टोर में, अपने शेल्फ में रख देती है। ये देख के सेंट पीटर बहुत गुस्सा होते हैं और गुस्से में वो कहते हैं कि तुम्हें इंसानी रूप में रहने का कोई अधिकार नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि अब से तुम एक बर्ड बन के रहोगी। और सेंट पीटर उसे वुड पेकर बना देते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले ये बता दें कि यू आर वॉचिंग अजमल इंग्लिश स्टडी क्लासेस और टर्म 1 के क्लास 9th की जितनी भी पोएम्स हैं वो इस पोएम के साथ ही कंप्लीट हो जाएंगे। और अगर आपने नहीं देखी हो कोई वीडियो तो आप मेरे चैनल पे विज़िट करके इसको देख सकते हैं। अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड बाय फोप कैरी। अबाउट पोएटेस, शी वॉज बोर्न इन 1824 एंड डाइड इन 1871। ये अमेरिकन पोएटेस थी। तो चलिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हैं कि दिस पोएम नरेट्स एन ओल्ड स्टोरी ऑफ एन ओल्ड वुमेन हु एंगर्ड सेंट पीटर बिकॉज ऑफ हर ग्रीड। लालच की वजह से एक बूढ़ी औरत सेंट पीटर को गुस्सा दिलाती है और आउट ऑफ दैट शी हैज़ टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। ये पोएम बैलेट फॉर्म में लिखी गई है। बैलेट फॉर्म एक तरह की नैरेटिव स्टोरी होती है जो कि हमारे फोक कल्चर का पार्ट होती है और ये फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन पास होती है। मींस कि अगर किसी के ग्रैंडफादर ने स्टोरी बताई है तो फिर उनका बेटा अपने सन्स एंड डॉटर्स को बताता है और उसके बाद वो सन्स एंड डॉटर्स अपने सन्स एंड डॉटर्स को और फिर वो अपने सन्स एंड डॉटर्स को, इस तरह से जनरेशन टू जनरेशन पास होती है ओरली। ये पोएम 16 स्टैंजा में है और हर स्टैंजा में 4 लाइंस हैं। इट मीन्स इस पूरी पोएम में 64 लाइंस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अवे अवे इन द नॉर्थलैंड। नॉर्थलैंड का इलाका नॉर्थ पोल के आसपास की कंट्रीज़ का इलाका होता है। वो ग्रीनलैंड, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, आइसलैंड और इसके अलावा रशिया और भी जितनी कंट्रीज़ आती हैं उन सबको हम नॉर्थलैंड कहते हैं। वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू। यहाँ सूरज बहुत कम समय के लिए निकलता है, तो इसीलिए पोएटिस ने कहा है कि यहाँ दिन का समय बहुत कम होता है। एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू। और विंटर्स की नाइट इतनी लंबी होती है कि इंसान वहाँ सोए सोए ऊब जाता है, थक जाता है, लेकिन रात ख़त्म नहीं होती है। वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेंडियर टू द स्लेजेस व्हेन इट स्नोज। और वहाँ के लोग क्या करते हैं कि तेज़ दौड़ने वाले बारहसिंघा को उसके गले में, हार्नेस मीन्स होता है कि स्ट्रैप, जैसे कि स्ट्रैप्स हमारे हम लोग हॉर्सेस के गले में या डॉग के गले में जो पट्टे बांधते हैं उसको हम कहते हैं हार्नेस। तो इस तरह से तेज़ दौड़ने वाले बारहसिंघे को हार्नेस करते हैं, उसके गर्दन में, उसके गले में स्ट्रैप बांधते हैं और फिर उसको स्लेज से बांध देते हैं। स्लेज एक तरह की गाड़ी होती है विदाउट व्हीकल, जिसमें पहिया नहीं होता है, और जब स्नो होती है तो ये रेंडियर्स उसको पुल करते हैं और वहाँ के लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इसी टाइप के व्हीकल्स का यूज़ करते हैं। एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स कब इन देयर फनी फरी क्लोथ्स। और वहाँ के बच्चे ऐसे लगते हैं जैसे कि भालू के बच्चे हैं, क्योंकि वहाँ के लोग अपने बच्चों को ठंड से बचाने के लिए बहुत ज़्यादा वुलन क्लोथ्स पहनाते हैं और इस वजह से थोड़े से उनके बच्चे फ़नी टाइप के
दिखते हैं, और फरी मीन्स कि जो वो क्लोथिंग पहनते हैं वो फर्स वाले क्लोथ होते हैं, एनिमल हाइड्स वाले, एनिमल स्किन्स वाले होते हैं। They tell them a curious story. I don't believe it is true, and yet you may learn a lesson if I tell the tale to you. Tale here means स्टोरी होती है, किसी कहानी को हम टेल कहते हैं। और एक टेल होता है जिसकी मतलब दुम या पूंछ होती है। तो क्यूरियस मतलब हुआ ईगर टू नो या लर्न, और क्यूरियस का मतलब इंटरेस्टिंग भी होता है। तो वहाँ के लोग अपने बच्चों को इंटरेस्टिंग स्टोरी बताते हैं, और पोएटेस कहती हैं कि मैं नहीं मानती हूँ कि ये स्टोरी सही हो सकती है, बट इससे हमें कुछ ना कुछ सबक मिलेगा, लेसन मिलेगा, हमें कुछ सीख मिलेगी। वंस व्हेन द गुड Saint Peter lived in the world below and walked about it preaching just as he did, you know। तो अब आगे कहानी शुरू होती है कि किसी ज़माने में एक सेंट हुआ करते थे जिनका नाम पीटर था। तो सेंट पीटर ये वन ऑफ द अपोसल्स ऑफ जीसस क्राइस्ट रहे हैं, मतलब कि जीसस क्राइस्ट के 12 डिसाइपल्स थे, 12 डिसाइपल्स थे, और उन 12 डिसाइपल्स में 12 स्टूडेंट्स में एक सेंट पीटर भी रहे हैं। तो ये जब दुनिया में थे तो ये पूरी दुनिया का भ्रमण किया करते थे और रिलीजियस सरमन मीन्स रिलीजियस लेक्चर दिया करते थे, और वो जाके लोगों को अच्छी बातें बताया करते थे। ही केम, और वो बताते बताते फिर आते हैं एक ओल्ड वुमेन के कॉटेज पे। ही केम टू द डोर ऑफ अ कॉटेज इन ट्रेवलिंग राउंड द वर्ल्ड वेयर अ लिटिल वुमेन वॉज मेकिंग केक्स एंड बेकिंग देम ऑन द हर्थ। हर्थ मीन्स होता है द फ्लोर ऑफ अ फायर प्लेस, जहाँ की लोग अंगीठी जलाते हैं या फिर खाना बनाने के लिए, तो उस जगह को हम क्या कहते हैं, हर्थ कहते हैं। तो वहाँ पास एक ओल्ड, तो क्या होता है कि सेंट पीटर पूरी दुनिया का भ्रमण करने के बाद एक कॉटेज के पास पहुंचते हैं जहां की एक लिटिल वुमेन केक्स बेक करती होती है अपने हर्थ में। एंड बीइंग फेंट विथ फास्टिंग फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, ही आस्क्ड हर फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स टू गिव हिम अ सिंगल वन। तो वो सेंट पीटर उस टाइम उनका व्रत रहता है, फास्टिंग रहती है, जैसे कि लोग रहते हैं फास्टिंग, जैसे क्रिश्चियंस भी होते हैं, मुस्लिम भी फास्ट करते हैं, हिंदूज़ भी फास्ट करते हैं। तो सेंट पीटर का उस दिन फास्ट था, व्रत था, और वो ऑलमोस्ट जिस दिन थे वो शाम हो चुकी थी, वो दिन ख़त्म हो चुका था। एंड ही आस्क्ड हर, तो फिर वो उस ओल्ड लेडी से कहते हैं कि कुछ केक दे दो खाने के लिए अपने पास अगर जो तुमने रखा है। सो शी मेड अ वेरी लिटिल केक, बट एज इट बेकिंग ले शी लुक्ड एट इट एंड थॉट इट सीम्ड टू लार्ज टू गिव अवे। तो फिर वो क्या करती है कि एक केक बेक करती है, और बेक करने के बाद उसे ऐसा लगता है कि ये केक बहुत बड़ा है, तो वो केक सेंट पीटर को नहीं देती है। देयरफॉर शी नीडेड, नीड का मतलब होता है आटा गूंदना, जब हम आटा गूंदते हैं तो इसको हम नीड बोलते हैं। तो वो लेडी क्या करती है कि एक बार फिर से फॉर द सेकेंड टाइम वो आटा गूंदती है, और इस बार थोड़ा सा कम आटा गूंदती है, जितना कि उसने फर्स्ट टाइम आटा गूंदा था उससे भी कम। एंड स्टिल अ स्मॉलर वन, बट इट लुक्ड व्हेन शी टर्न्ड इट ओवर एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन। लेकिन फिर जब उसको वो बेक करती है तो ये भी केक उतना ही बड़ा होता है जितना कि पहले वाला होता है। देन शी टुक अ टाइनी स्क्रैप ऑफ डो, और फिर वो एक छोटा सा डो का स्क्रैप लेती है, मीन्स कि टाइनी स्क्रैप मतलब बहुत थोड़ा सा वो डो लेती है, आटा लेती है। एंड रोल्ड इट फ्लैट, और उसको बेल बेल के वो एकदम पतला कर देती है। एंड बेक्ड इट थिन एज अ वेफर, और वेफर की तरह एकदम पतला कर देती है। वेफर जो हम चॉकलेट्स वगैरह में खाते हैं या फिर जो आइसक्रीम के कोन्स वगैरह होते हैं वो वेफर कहलाते हैं। तो एकदम पतला सा उसने उसको बेल के फ्लैट कर दिया था। बट शी कुडेंट पार्ट विद दैट, लेकिन उसने जो थर्ड टाइम बेक किया वो भी सेंट पीटर को नहीं दिया, ऑल्दो इट वॉज थिन एज पेपर।
और वेफर। फॉर शी सेड माई केक दैट सीम टू स्मॉल व्हेन आई ईट ऑफ देम माई सेल्फ आर येट टू लार्ज टू गिव अवे, सो शी पुट देम ऑन द शेल्फ। तो वो कहने लगी कि ये केक जब मैं खाती हूँ तब तो लगता है कि बहुत छोटा है, लेकिन अगर मैं किसी को देना चाहती हूँ तो ये केक मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा है। देन गुड सेंट पीटर ग्रीव एंग्री। इस बात पे सेंट पीटर को बहुत ही गुस्सा आता है। फॉर ही वॉज हंग्री एंड फेंट। वो भूखे रहते हैं और भूख की वजह से वो फेंट होने लगते हैं और वो वीक हो चुके होते हैं, अनकॉन्शियस फील करने लगते हैं। एंड श्योरली सच अ वुमेन वॉज इनफ टू प्रोवोक अ सेंट। और ये सेंट को प्रोवोक करने के लिए, उनको भड़काने के लिए, उनको गुस्सा दिलाने के लिए काफ़ी था। एंड ही सेड यू आर फार टू सेल्फिश टू ड्वेल इन अ ह्यूमन फॉर्म टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर एंड फायर टू कीप यू वार्म। यहाँ ड्वेल का मतलब होता है टू लिव। तो सेंट पीटर कहते हैं कि तुम बहुत ही खुदगर्ज हो, सेल्फिश हो, तुम सिर्फ अपना सोचती हो, दूसरे के बारे में कभी नहीं सोचती हो, और तुम इस ह्यूमन फॉर्म में हो, तुमको ये इंसानी शरीर मिला है, जिस्म मिला है, और तुमको खाने की चीज़ें मिल रही है, तुमको, तुम्हारे पास एक कॉटेज है, तुम्हारे पास शेल्टर है, तुम्हारे पास रहने की जगह है, और तुम्हारे पास फायर भी है, वुड्स भी हैं आग जलाने के लिए, ताकि तुम विंटर सीजन्स में अपने रूम को, अपने कॉटेज को और ख़ुद को वार्म रख सको, ठंड से बच सको। नाउ यू शैल बिल्ड as the birds do and shall get your scanty food by boring and boring and boring all day in the hard dry wood। अब सेंट पीटर को जब गुस्सा आता है तो वो श्राप देते हैं कि जाओ, आज से तुम बर्ड बन के रहोगी और तुम्हें थोड़ा सा खाना मिलेगा, जैसे कि बर्ड्स थोड़ा सा खाना खाती हैं, और तुम वुड में बोर करोगी, मीन्स होल बना के वहाँ से अपना खाना हासिल करोगी, और ये काम तुम सारा दिन करती रहोगी और बहुत मेहनत करोगी, तब जाके तुमको थोड़ा सा खाना मिलेगा। तुम ड्राई वुड्स में होल करोगी और अपना भोजन ढूंढोगी। देन अप शी वेंट थ्रू द चिमनी नेवर स्पीकिंग अ वर्ड एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू अ वुड पेकर फॉर शी वॉज चेंज टू अ बर्ड। और फिर वो ओल्ड वुमेन अपने चिमनी से निकलती है और वो उसके बाद कोई भी वर्ड नहीं बोलती है, क्योंकि वो अब एक बर्ड बन चुकी है, वुड पिकर बन चुकी है, और जब निकलती है तो वो वुड पिकर के फॉर्म में निकलती है। एंड शी हैड अ स्कारलेट कैप ऑन हर हेड। स्कारलेट मीन्स होता है ऑफ ब्राइट रेड कलर, गाढ़े लाल रंग का, ब्राइट रेड कलर। तो उसके सर पे एक कैप होती है जो कि ब्राइट रेड कलर की होती है, और वही कैप जो है उसको जब वो वुड पेकर बनती है तो उस फॉर्म में भी मिल जाती है। एंड दैट वॉज लेफ्ट द सेम बट ऑल द रेस्ट ऑफ अ क्लोथ्स वर बर्न्ड ब्लैक एज अ कोल इन द फ्लेम। और बाकी के उसके सारे कपड़े जल जाते हैं और जल के काले हो जाते हैं, आग में जल के काले हो जाते हैं, इस तरीके से जैसे कि कोयला। और इसी तरीके से वो जो उसको आउटर कवरिंग मिली है, उसके वेदर्स हैं, उसके फेदर्स हैं और विंग्स हैं और टेल्स हैं, वो ब्लैक कलर के हैं। एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय हैज़ सीन हर इन द वुड where she lives in the trees till this very day boring and boring for food। और फिर पोएटेस कहती हैं कि अब उसके बाद हर कंट्री में, हर विलेज में, हर गांव में एंड एवरीवेयर स्कूल बॉय जो हैं वो इस वुड पेकर को वुड्स में देखेंगे, मीन्स पेड़ों पे देखेंगे, जंगल में और फॉरेस्ट में देखेंगे। वेयर शी लिव्स इन द ट्रीज टिल दिस वेरी डे, आज के दिन तक, बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड, और ये खाने के लिए बोर करती रहेंगी वुड पेकर। अब इसमें जो राइम स्कीम है वो ABCB राइम स्कीम है। लिटरेरी डिवाइसेस में एसोनेंस आता है। एसोनेंस वो होता है जब एक लाइन में कॉन्जिक्यूटिव वर्ड्स में जब कोई वॉवेल यूज़ होता है और वॉवेल
उस वर्ड के वॉवेल पे जब हम स्ट्रेस देते हैं बोलने पे, जैसे कि अवे अवे, तो इसमें क्या हो रहा है, हम ए पे स्ट्रेस दे रहे हैं। एसोनेंस को हम वॉवेल राइम भी कहते हैं। ये फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम में। इसी तरीके से डोर ऑफ अ कॉटेज, तो डोर ऑफ अ कॉटेज, तो ओ पे स्ट्रेस दिया जा रहा है और ओ भी वॉवेल है, तो इसलिए ये भी एसोनेंस होगा। डोर ऑफ अ कॉटेज ये पोएम की 17th लाइन में यूज़ हुआ है। सिंबल क्या है इस पोएम में, वुड पेकर है। एलिट्रेशन, एलिट्रेशन वो होता है कि एक लाइन में जब 2 और 3 कॉन्जिक्यूटिव वर्ड्स के का पहला लेटर, पहला अल्फ़ाबेट एक जैसा होता है, उसको हम एलिट्रेशन कहते हैं। जैसे फ़नी फरी 8 लाइन में यूज़ हुआ है, तो इसमें फ़नी में एफ़ और फरी में एफ़, तो एलिट्रेशन क्या हो गया, एफ़ हो गया। इसी तरीके से टेल द टेल टू, इसमें एलिट्रेशन क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, क्योंकि सब हर वर्ड के बिगनिंग में टी आ रहा है। टेल में टी पहले, द में टी पहले, टेल में टी पहले, टू में टी पहले, तो ये एलिट्रेशन हो जाएगा। ये पोएम की टेल द टेल टू 12th लाइन में आया है। हर हेड इसमें एच और हेड में एच, तो ये एलिट्रेशन हो जाएगा यहाँ पास क्या, एच, और ये कहाँ यूज़ हुआ है, पोएम की 57th लाइन में। इसी तरीके से द ट्री टिल दिस, ये पोएम की 63rd लाइन में यूज़ हुआ है। इसमें भी देखिए टी में, द में टी, ट्री में टी, टिल में टी और दिस में टी, तो यहाँ एलिट्रेशन टी हो जाएगा। सिमली, सिमली वो होता है कि जब हम किसी दो चीज़ का कंपैरिजन करते हैं और कंपैरिजन करने में हम लाइक और एज ये दो वर्ड्स का यूज़ करते हैं। जैसे कि द चिल्ड्रेन लुक लाइक बियर्स कब, ये पोएम की 7th लाइन में आया है, तो इसमें चिल्ड्रेन को किससे कंपेयर किया गया है, बियर्स कब, भालू के बच्चे से। इसी तरीके से बेक्ड इट थिन एज अ वेफर, ये पोएम की 35th लाइन में यूज़ हुआ है। तो आप देखिए कि इसमें लाइक और इसमें एज और फिर इसमें एज, तो ये सिमिली हो जाएगा। ब्लैक एज अ कोल, इतना काला जितना कि कोयला, ये पोएम की 60th लाइन में, 60वीं लाइन में यूज़ हुआ है। एन्जैममेंट, एन्जैममेंट वो होता है कि जब एक लाइन ख़त्म होती है तो वहाँ के उस लाइन के एंड पे कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं होता है, फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क कुछ भी नहीं होता है, सेमी कोलन, कोलन कुछ भी नहीं होता है, तो उसको हम एन्जैममेंट कहते हैं। ये बहुत बार यूज़ हुआ है इस पोएम में। 3rd लाइन में, 5th लाइन में, 7th, 11th, 13, 27, 37, 38, 43, 45, 50, 59 और 60th लाइन में एन्जैममेंट यूज़ हुआ है। इमेजरी वो होती है कि जब पोएट कुछ वर्ड्स ऐसे इंसर्ट करता है, ऐसे वर्ड्स डालता है पोएम में जिसको पढ़ने के बाद हमारे दिमाग में कुछ विजुअलाइजेशन होने लगता है, कुछ विजुअल इमेजेस बनने लगती हैं, उसको हम इमेजरी कहते हैं। जैसे नाइट, विंटर, रेनडियर, चिल्ड्रेन, बियर्स, कब, क्लोथ्स, केक, एंग्री। तो इस तरह से अगर हम विंटर पढ़ते हैं तो हमें जाड़े का ख्याल आता है, ठंड का ख्याल आता है कि वो ग्लूमी डेज़ होते हैं और क्लाउडी डेज़ होते हैं, ठंड लगती है, तो इस तरह से इसको इमेजरी कहेंगे। रिपीटिशन, जब एक ही वर्ड 2 या 3 या 4 या 5 बार रिपीट होता है उसको हम रिपीटिशन कहते हैं। जैसे अवे आया है 2 बार पहले ही लाइन में, तो फर्स्ट लाइन में। रोल्ड आया है 34th लाइन में। बोरिंग का यूज़ हुआ है, बोरिंग, बोरिंग 51st लाइन में और 64th लाइन में। इसी तरीके से एनाफोरा, एनाफोरा क्या होता है कि जब एक लाइन शुरू होती है और उस लाइन का पहला वर्ड और फिर दूसरी लाइन जब शुरू होती है तो दूसरी लाइन का पहला वर्ड, तो दोनों एक ही जैसे हों तो उसको हम एनाफोरा कहते हैं। जैसे कि एंड, ये 34th और 35th लाइन ऑफ द पोएम में शुरू हुआ है। जैसे कि एंड रोल्ड इट फ्लैट एंड बेक्ड इट थिन एज अ वेफर, तो पहली 34th लाइन में भी एंड से शुरू होती है और 35th लाइन भी एंड से शुरू होती है, तो एंड यहाँ एनाफोरा हो जाएगा। इसी तरह से 2 46th और 47th लाइन में यूज़ हुई है, तो यूज़ हुआ है, तो 2 भी क्या हो जाएगा, एनाफोरा हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि सेंट्रल आइडिया या थीम क्या है इस पोएम की। तो ये है कि ग्रीड और सेल्फिशनेस मीन्स लालच
और खुदगर्जी, मतलब कि सिर्फ अपना भला सोचना, दूसरों का ख्याल नहीं करना। नॉट रेडी टू गिव एनीथिंग टू द नीडी पर्सन, कोई ज़रूरतमंद है, उसको किसी चीज़ की ज़रूरत है और मेरे पास वो चीज़ है, और दैट थिंग इज़ इनफ, और वो चीज़ मेरे पास ज़्यादा है, अगर हम दे देंगे तो उसका भी भला हो सकता है और मेरा कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं है। तो लेकिन जो लोग नहीं देते हैं नीडी पर्सन को, और तो वो ग्रीडी होते हैं और सेल्फिश होते हैं। तो इस तरह से ये सेंट्रल आइडिया या थीम इस पोएम का है, ग्रीड, सेल्फिशनेस, नॉट रेडी टू गिव एनीथिंग, कुछ भी। जैसा कि आपने देखा कि ओल्ड लेडी ने कुछ भी खाने को नहीं दिया, वो 3 टाइम्स बेक करती है केक, और तीनों बार वो अपने स्टोर में, अपने शेल्फ में रख देती है। सो students, that was the explanation along with literary devices and central idea and meaning of the पोएम। तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर पहली बार विज़िट किए हैं तो चैनल के बेल आइकन पे हिट कीजिए, और मेरी बाकी की वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल पे विज़िट करें। बाय।